वेलकम टू सीजी शिक्षा माई डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का हम लोग 13 चैप्टर इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर बॉयल के नियम तक देखे थे। अभी हम लोग चार्ल्स के नियम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई कि चार्ल्स के नियम क्या बोलता है, चार्ल्स क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से कवर अप करते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पर देखिए चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, चार्ल्स का नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक है भाई, कौन है जो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक है, चार्ल्स नामक जो आपके पास वैज्ञानिक है, चार्ल्स नामक जो हमारे पास क्या है वैज्ञानिक है, तो चार्ल्स के नियम के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। क्लियर? तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन कितने में है भाई, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं सन 1787 में, सन 17 और 87 में, सन 1787 में भाई, सन 1787 में, कितने में, सन 1787 में, किस पर, स्थिर दाब पर, किस पर, तो स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, किस पर, तो स्थिर दाब पर। ठीक है, स्थिर दाब पर चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ, गैसों के ताप के साथ, सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ, किसके, गैसों के ताप के साथ, 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 गैसों के ताप के साथ साथ उनके आयतन में परिवर्तन का, उनके आयतन में परिवर्तन का, उनके आयतन में परिवर्तन का, उनके आयतन में, उनके आयतन में परिवर्तन का, उनके आयतन में परिवर्तन का, उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया, अध्ययन किया, घटना का क्या किया, अध्ययन किया, घटना का अध्ययन किया, घटना का अध्ययन किया, घटना का अध्ययन किया। ठीक है, तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग किसका नियम कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोला जाता है, चार्ल्स का नियम कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। क्लियर? तो चार्ल्स के नियमानुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में, ठीक है, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने ना, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया। ठीक है, उसके परिवर्तन का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, तथा उसे नियम के रूप में क्या किया गया, प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं, जिसे हम लोग किसका नियम कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मिला है भाई, जो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक मिला है, चार्ल्स नामक वैज्ञानिक, जिसने किस सन में भाई, सन 1787 में, जिसने किसमें, सन 1787 में स्थिर दाब पर, किस पर, स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ, गैसों के ताप के साथ, किस पर, गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में,
उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया। उनके आयतन में परिवर्तन का क्या किया भाई? अध्ययन किया। उनके आयतन में परिवर्तन का क्या किया? अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित करने के लिए उसे नियम के रूप में प्रतिपादित करने के लिए एक अध्ययन किया, जिसको नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? चार्ल्स का नियम के अनुसार जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम कहते हैं। चार्ल्स का नियम कहते हैं। तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के स्थिर दाब पर, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है स्थिर दाब पर यहाँ पर हम लोग एक चीज ले रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए पहला क्या ले रहे हैं? स्थिर ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं? दाब। स्थिर दाब पर पहला क्या ले रहे हैं? स्थिर ले रहे हैं, दूसरा क्या ले रहे हैं भाई? दूसरा ले रहे हैं दाब। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्या बढ़ाने पर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 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 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 273वां गुना हो जाता है। 1/273वां गुना हो जाता है। 1/273वां भाग बढ़ जाता है। भाग बढ़ जाता है। ठीक है, इतना भाग क्या हो जाता है भाई? ये बढ़ जाता है। तो आयतन का 1/273वां भाग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इतना भाग क्या होता है भाई? ये बढ़ जाता है। ठीक है, इतना भाग आपके पास क्या होता है? ये बढ़ जाता है। क्लियर? तो चार्ल्स के नियमानुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? चार्ल्स का नियम कहते हैं। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। आयतन का कितना बढ़ जाता है भाई? 1/273वां भाग। आयतन का 1/273वां भाग क्या हो जाता है भाई? ये आप लोगों का बढ़ जाता है। ये आप लोग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1 कितना बढ़ जाता है? 273वां भाग बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम लोग जो पदार्थ की जो प्रवस्था के बेस हम लोग जो देखते हैं, पदार्थ की जो प्रवस्था की हम लोग देखते हैं, पदार्थ की क्या होती है? जो आप लोगों के पास प्रवस्था होती है भाई। पदार्थ की क्या होती है? जो आप लोगों के पास प्रवस्था होती है। पदार्थ की जो प्रवस्था होती है वह इस रूप में होती है, ठोस के रूप में होती है, एक द्रव के रूप में होती है और एक किस के रूप में होती है? एक गैस के रूप में होती है। क्लियर?
तो एक को हम लोग ठोस के रूप में जानते हैं भाई, एक को हम लोग द्रव के रूप में जानते हैं भाई, एक को हम लोग किसके रूप में जानते हैं, गैस के रूप में जानते हैं। तो सॉलिड के बेस में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये सॉलिड स्टेट के बेस में, ये सॉलिड के बेस में होता है, ये आप लोगों का लिक्विड के बेस से होता है, ये आप लोगों के गैस के बेस से होता है, ठीक है। तो एक होता है सॉलिड स्टेट होता है, एक लिक्विड स्टेट होता है, एक आप लोग गैस स्टेट के बेस से होता है, ठीक है। तो पदार्थ के प्रवस्था के बेस हम लोग ठोस द्रव गैस के रूप में हम लोग इस चीज़ का अध्ययन किए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो अणु होते हैं भाई, जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बने होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे परमाणुओं से। ये परमाणुओं से क्या होता है, मिल करके बना होता है। ये अणु होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके ये क्या होता है भाई, बना होता है। ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके क्या होता है, इस तरीके से ये बना होता है, ठीक है। जो अणु होता है वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो चार्ल्स ने ये बताया था सन 1787 में कि स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ, स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ, स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का जो घटना का अध्ययन किया था, जिसको अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया। किसने, चार्ल्स ने, जिसको चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1/273वां भाग बढ़ जाता है। क्लियर। इस चीज को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो चार्ल्स ने तो ये बोल दिया भाई कि कोई स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन के 1/273 भाग पर बढ़ जाता है। क्लियर। स्थिर दाब पर किसी गैस के जो निश्चित द्रव्यमान होते हैं उस ताप को हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर हम लोग किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाएगा जब, तो इसने चार्ल्स ने ये कहा कि भाई जब ये स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, किस पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज होने लगता है। तो जैसे जैसे हम जो पदार्थ के प्रवस्था के बेस हम लोग जो पढ़ते जाते हैं कि ठोस के रूप में क्या होता है, द्रव के रूप में क्या होता है, गैस के रूप में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अणु के गैसों के अणु के हम लोग अणु गति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, गैस के अणु गति के सिद्धांत के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों के पास जो अणु होता है भाई वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है, ये आप लोगों का परमाणु का जो केंद्रीय भाग में आप लोगों का क्या स्थित होता है, नाभिक। और इस नाभिक में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन के बेस पे होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन के बेस पे होता है। प्रोटॉन पर धनावेशित चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर अनावेशित चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है भाई, अनावेशित चार्ज। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, अनावेशित चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर क्या होता है, अनावेशित चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर क्या होता है, ये आप लोगों का धनावेशित चार्ज होता है। प्रोटॉन पर धनावेशित चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, अनावेशित चार्ज होता है। तो इस नियम के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग बढ़ जाती है भाई। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम कहते हैं। तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 1/273 भाग क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग बढ़ जाता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो चार्ल्स नॉक वैज्ञानिक ने सन 1787 में स्थिर दाब पर गैसों के ताप के साथ उनके आयतन में परिवर्तन का अध्ययन किया तथा उसे नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग बढ़ जाता है, और स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273 भाग क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है भाई। तो चार्ल्स का नियम आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दाब का नियम या गेलू-साक का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये अक्सर एग्जाम में आता है। दाब का नियम या इसको हम लोग गेलू-साक का नियम बोलते हैं। दाब का नियम बोलते हैं प्रेशर्स लॉ या गेलॉस नियम। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। ठीक है, तो दाब के नियम के बेस हम लोग जानते हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखें कि जो नाभिक यहाँ पर स्थित था, नाभिक में आपके पास 2 पार्टिकल्स उपस्थित थे। नाभिक में आपके पास इस तरीके से 2 पार्टिकल्स क्या थे, उपस्थित थे। इस तरीके से नाभिक में आपके पास 2 पार्टिकल्स इस तरीके से क्या थे भाई, उपस्थित थे। नाभिक में आपके पास इस तरीके से 2 पार्टिकल्स उपस्थित थे। एक आप लोगों के प्रोटॉन के बेस पे होता है भाई, एक आपका प्रोटॉन के बेस पे होता है, और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन के बेस पे। एक किस के बेस पे होता है, एक आप लोगों का न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है, अनावेशित, जो कि क्या होता है, अनावेशित होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन के बेस पे होता है। इसके चारों तरफ, नाभिक के ये चारों तरफ जो कक्षक है इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 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 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के ऋणावेशित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप लोगों के ऋणावेशित होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये आप लोगों के ऋणावेशित होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन आप लोगों के क्या होते हैं भाई, ये प्रोटॉन आप लोगों के धनावेशित। ये प्रोटॉन क्या होते हैं, आप लोगों के धनावेशित। ये आपका धनावेशित होता है, ये आप लोगों का अनावेशित होता है, ये आप लोगों का ऋणावेशित होता है। तो नाभिक के बेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करें। नाभिक के बेस में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं भाई, जब नाभिक के बेस में देखते हैं तो नाभिक में 2 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो दाब के नियम के या गेलू-साक के नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1/273वां भाग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 1/273वां भाग क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के, यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो, P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब क्या हो, आप लोगों का P हो। तो इस कंडीशन के अनुसार जो दाब का नियम होता है, जिसको गेलू-साक का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार हमारे पास क्या होता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार
स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, तब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जानते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, इस नियम के अनुसार यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। 1/273वां भाग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का ताप, किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान का ताप आपके साथ जब बढ़ने लगता है, तो उस बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, तो हम लोग यह जानते हैं कि दाब के नियमानुसार कि जिस तरीके से आप लोगों का जो अणु होता है वह छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बना होता है। परमाणु के बेस पे जो आप लोग नाभिक के केंद्र पर 2 पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, एक न्यूट्रॉन के बेस पे, एक प्रोटॉन के बेस पे। तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, तब हम यहाँ से ये जानते हैं कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, नियत आयतन पर, किस पर? नियत आयतन पर, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, किसी गैस के नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। उसके परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और यह दाब नियम का अन्य रूप होता है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ जान सकते हैं भाई कि यदि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और यह दाब नियम का अन्य रूप होता है, अन्य रूप होता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, तो अर्थात नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके परम ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और यह दाब नियम का एक अन्य रूप होता है। तो दाब के नियम का या गेलुसाक का नियम के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। और यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब P0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो, तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। यह दाब का अन्य रूप है। यह दाब का क्या है? अन्य रूप है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। किसके बेस पे देख सकते हैं? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब
V0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो तो नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और यह दाब नियम का अन्य रूप होता है। और यह दाब नियम का क्या होता है? अन्य रूप होता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका दाब 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273 भाग बढ़ जाता है। यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब V0 हो तथा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब P हो तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि भाई कि नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का, नियत आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। जो दाब होता है वह उसके परम ताप के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। उसके परम ताप के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती होती है भाई। क्लियर? चलिए आगे के बेस में देखते हैं, परम शून्य के बेस में देखते हैं, एब्सोल्यूट जीरो के बेस में देखते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन के बेस पे आता है भाई, क्लास 11th फिजिक्स का बेस पे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का। तो यहाँ से हम लोग परम शून्य ताप के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि परम शून्य ताप के बेस से हमारे पास क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो परम शून्य वह ताप होता है भाई, परम शून्य वह ताप होता है। क्लियर? तो परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य क्या होता है? वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है, जहां गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं भाई कि परम शून्य वह ताप होता है परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन, जहां गैस का आयतन, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है, जहां गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और इसका वास्तविक मान, और इसका वास्तविक मान, और इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इतना होता है, ठीक है। तो परम शून्य ताप के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई किसके बेस पे? परम शून्य के बेस पे, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए परम शून्य के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है। तो परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य क्या होता है? वह ताप होता है, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन, जहां गैस का आयतन, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है, जहां पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य ताप वह ताप होता है जहां पर गैस का आयतन जो होता है, जहां पर गैस का आयतन जो होगा, जहां पर गैस का आयतन, जहां पर गैस का आयतन जो होगा वहां पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन शून्य हो जाता है, परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन, वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन, वास्तविक गैसों का आयतन, वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन, वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता भाई, शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा, अवश्य होगा। यहाँ पर क्या होगा? अवश्य होगा, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। तो परम शून्य वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा, ठीक है।
तो परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप, साथ ही यहाँ पर किसी गैस का ताप, यहाँ से हम लोग इस चीज को देखते हैं, साथ ही किसी गैस का ताप, साथ ही किसी गैस का ताप, साथ ही किसी गैस का ताप 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैस का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि असंभव है। जो कि क्या है भाई? असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। तो परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। तो परम शून्य वह ताप होता है, परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप 273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैस का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि असंभव होता है। क्योंकि आप लोग एक चीज देखे जो कि सरल रेखा की भांति आप लोग पढ़े थे, मध्य बिंदु में क्या होता है? 0, इसका दायां पक्ष क्या होता है? प्लस, बायां पक्ष क्या होता है? माइनस। ये पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 के बेस पे। ये क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 के बेस पे। ठीक है, ये एक लोगों का, आप लोगों का -1 -2 -3 -4 -5 के बेस पे होता है। तो इस चीज के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं परम शून्य के बेस पे, जब हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई? इस चीज को जब परम शून्य ताप के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं कि परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन, जहां पर जो गैस का आयतन होता है, जहां पर जो गैस का आयतन होता है वह क्या होता है? तो इस चीज के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जहां पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान 273.15 के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है? 15 के बेस पे होता है। तो इस दृष्टि से हम लोग जब इस चीज को देखते हैं कि परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है, इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैस का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि असंभव होता है। तो आप लोगों को एग्जाम के बेस में आप लोग के पास ये पूछा जाता है भाई कि परम शून्य ताप क्या होता है? तो परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैसों का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि क्या होता है? असंभव होता है। तो ये आप लोगों को परम शून्य ताप के बेस में हो जाएगा भाई। ये किसके बेस में हो जाएगा? आप लोगों के परम शून्य ताप के बेस में हो जाएगा। ये किसके बेस में हो जाएगा? परम शून्य ताप के बेस में हो जाएगा। तो परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैस का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो परम शून्य वह ताप होता है जहां गैस का आयतन शून्य हो जाता है। इसका वास्तविक मान -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वस्तुतः वास्तविक गैसों का आयतन शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनके अणुओं का कुछ न कुछ आयतन अवश्य होगा। साथ ही किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम ताप पर होने पर गैस का आयतन ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि क्या होता है? असंभव होता है। जो कि क्या होता है? असंभव होता है। तो परम शून्य ताप के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि परम शून्य के ताप के बेस पे क्या होता है। चलिए आगे इसका देखते हैं।
केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना, केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना, केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मान करके, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की, एक ताप पैमाने की क्या की, रचना की। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप, शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की, एक ताप पैमाने की क्या की, रचना की, एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश का मान, जिसके प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके प्रत्येक अंश का मान क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने का केल्विन का, इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप पैमाना कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन का पैमाना या क्या बोला जाता है, परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस ताप को हम लोग क्या बोला जाता है भाई, इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या फिर क्या बोला जाता है, परम ताप का पैमाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परम ताप का पैमाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परम ताप का पैमाना बोला जाता है। तो इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहा जाता है। तो इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्लियर, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश डिग्री का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मान करके, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किससे, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केवल केल्विन पैमाना या परम ताप पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप, इस पैमाने के ताप को परम ताप, इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। इसे T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक केल्विन होता है। क्योंकि इसको कैपिटल K इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसका आविष्कारक हमारे वैज्ञानिक ने, जिसका आविष्कार, जिस संकेत का आविष्कार वैज्ञानिक लोग करते हैं उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, बाकी हम लोग किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिससे के प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके प्रत्येक अंश का मान कितना होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इसे T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक केल्विन के होता है, तथा इसका मात्रक केल्विन क्या होता है, के होता है, क्लियर। चलिए, इसका मात्रक केल्विन के होता है। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की, एक ताप पैमाने की क्या की, रचना की। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इसे T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक केल्विन के होता है। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन के होता है। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मान करके, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश डिग्री का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इसे T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक केल्विन के होता है, क्लियर। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो केल्विन नामक वैज्ञानिक ने, किसने, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर, केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की रचना की जिसके प्रत्येक अंश का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने को केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इस पैमाने के ताप को परम ताप कहते हैं। इसे T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक केल्विन के होता है। इसको T द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन के बेस पे होता है। केल्विन किसके बेस पे होता है, के बेस पे होता है। तो केल्विन का पैमाना या परम ताप का पैमाना के बेस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं कि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शून्य मानकर एक ताप पैमाने की
रचना की थी। क्लियर। चलिए इसके बाद है आदर्श गैस या पूर्ण गैस। इसके बाद क्या है? आदर्श गैस या पूर्ण गैस। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। क्या करती है? पूर्णतः पालन करती है। तथा आदर्श या पूर्ण गैस क्या कहलाती है? आदर्श या पूर्ण गैस क्या करती है? कहलाती है। तो वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग आइडियल गैस के बेस पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं भाई। आइडियल गैस के बेस पे हम लोग इस चीज को यहाँ से देख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग में होता है। क्लियर। या परफेक्ट गैस। यह हो जाएगा परफेक्ट गैस। यह हो जाएगा परफेक्ट गैस। ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट गैस हो जाएगा। क्लियर। आइडियल गैस या परफेक्ट गैस हो जाएगा। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श या क्या कहलाती है? पूर्ण गैस कहलाती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। क्लियर। तो वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती, क्योंकि वे बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती। ठीक है। तो वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श या क्या कहलाती है? पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। प्रकृति में पाए जाने वाली कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है। पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है। प्रकृति में पाए जाने वाली कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है। प्रकृति में पाए जाने वाली कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है, क्योंकि वे बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती है। कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं या फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं या फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं आदि काफ़ी सीमा तक दोनों नियमों का पालन करती है। दोनों नियमों का क्या करती है भाई? पालन करती है। तो वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। आदर्श गैस या पूर्ण गैस कहलाती है। तो वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श या पूर्ण गैस कहलाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती है, क्योंकि वे बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं करती। कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें जैसे नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें आदि काफ़ी सीमा तक दोनों नियमों का पालन करती है, लेकिन प्रायोगिक कार्यों के लिए इन्हें आदर्श गैस मान लिया जाता है। अर्थात आदर्श गैस में निम्न गुण पाए जाते हैं, जिसकी व्याख्या हम लोग करते हैं आगे। ठीक है। तो इसमें जो प्रायोगिक कार्यों के लिए इन्हें आदर्श गैस मान लिया जाता है जिसके गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो इस चीज में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई कि वह गैस जो बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है आदर्श गैस या पूर्ण गैस कहलाती है। प्रकृति में पाए जाने वाली कोई भी गैस पूर्णतः आदर्श गैस नहीं होती, क्योंकि वे बॉयल तथा चार्ल्स के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। कठिनाई से द्रवित होने वाली गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि की काफ़ी सीमा तक दोनों नियमों का क्या करती है? पालन करती है। अतः प्रायोगिक कार्यों के लिए इन्हें आदर्श गैस मान लिया जाता है। क्लियर। तो इस बेस पे हम लोग यहाँ पर फिनिश कर लिया कि आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। इसके बाद का जो आगे का कंटेंट है, आदर्श गैस के गुण क्या होती है, आदर्श गुण किस प्रकार की होती है, आदर्श गुण की व्याख्या हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। कि आदर्श गैस का प्रकार क्या होता है, आदर्श गैस का व्याख्या किस तरीके से करेंगे, उसको हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना कि आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, इस चीज को जाने। तो इसके आगे के लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं।